Hello students, in today's session we will discuss about solutions and its articles like Raoult's law for volatile and non-volatile solutions. In this unit, the first article is solutions. What is a solution? A solution is a homogeneous mixture. जो solution होता है वो दो या दो से ज़्यादा components का एक homogeneous mixture होता है. Okay? So whose composition can be varied within certain limits. इसमें जो लिमिट्स होती हैं सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की वो एक लिमिट्स में होती हैं. इनको हम डिफरेंट टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं. बाइनरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन एंड क्वाटरनरी सोल्यूशन. अगर किसी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हो तो उसे हम बाइनरी सोल्यूशन कहेंगे. अगर 3 कंपोनेंट्स हो तो उसे हम टर्नरी सोल्यूशन कहेंगे. अगर 4 कंपोनेंट्स हो तो उसे हम क्वाटरनरी सोल्यूशन कहेंगे. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ सॉल्वेंट एंड व्हाट इज़ अ सोल्यूट. सो एक सॉल्यूशन में अगर हम बात करें कि सॉल्वेंट क्या होता है, उस अगर कोई कंपोनेंट बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हो तो उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे. एंड उस सॉल्यूशन में जो कोई भी कंपोनेंट स्मॉल क्वांटिटी में हो उसे हम सॉल्यूट कहेंगे. द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. सो व्हाट आर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस? सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड कॉमन. इनकी एग्जांपल्स हम उनकी बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट गैसियस सॉल्यूशन. गैसियस सॉल्यूशन में क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो गैस ही होगा, बट उसमें जो सॉल्यूट होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे, डिफरेंट स्टेट्स के होंगे. लाइक फर्स्ट इज़ गैस, सेकेंड इज़ लिक्विड एंड थर्ड इज़ अ सॉलिड. तो इसमें सबसे पहले जो एग्जांपल है सॉल्वेंट अगर गैस होगी उसमें सॉल्यूट भी गैस होगी. तो इसकी एग्जांपल है एयर, कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा क्वांटिटी में होती है और नाइट्रोजन भी गैस होती है, वो स्मॉल क्वांटिटी में होगी. द सेकेंड एग्जांपल इज़ गैस जो है अगर वो सॉल्वेंट हो और उसमें सॉल्यूट लिक्विड ही हो तो उसकी एग्जांपल है वाटर वेपर इन एयर. द नेक्स्ट इज़ गैस अगर सॉल्वेंट हो तो उसमें सॉल्यूट सॉलिड है, मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इसके एग्जांपल देंगे. द नेक्स्ट वन इज़ लिक्विड सॉल्यूशंस. लिक्विड में सॉल्यूशन में क्या होगा, जो लिक्विड्स होते हैं वो अगर सॉल्वेंट की तरह काम करें, अगर उसमें गैस जो होगी वो सॉल्यूट की तरह काम करेगी तो उसकी एग्जांपल है ऑक्सीजन इन वाटर. अगर लिक्विड स्टेट उसमें सॉल्यूट की तरह काम करेगी तो इथेनॉल इन वाटर इज़ एग्जांपल. अगर लिक्विड सॉल्वेंट है उसमें सॉलिड सॉल्यूट है तो इसका मतलब है सॉल्ट इन वाटर और शुगर इन वाटर. ये इसकी एग्जांपल होगी. द नेक्स्ट वन इज़ सॉलिड सॉल्यूशन. सॉलिड सॉल्यूशन में क्या है, इसमें हमने सॉल्वेंट एज अ सॉलिड लेना है. ठीक है, सॉरी, सॉलिड एज अ सॉल्वेंट लेना है. उसमें फर्स्ट इज़ अगर गैस उसके में सॉल्यूट की तरह लेंगे तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम का जो मिक्सचर है वो इसकी एग्जांपल होगा. नेक्स्ट वन इज़ अगर हम लिक्विड लेंगे एज अ सॉल्यूट इन सॉलिड तो इसकी एग्जांपल है मर्क्यूरी इन सोडियम, मतलब कि अमालगम. अगर सॉलिड ही हमने सॉल्यूट की तरह लिया इन सॉल्वेंट तो उसकी एग्जांपल है कॉपर इन गोल्ड. ठीक है, तो ये एलॉयज़ का काम करेगा. द नेक्स्ट आर्टिकल इज मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन पता करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं. तो वो डिफरेंट मेथड्स क्या होंगे? फर्स्ट इज़ मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज. किसी भी सॉल्यूशन में चाहे वो सॉल्यूट की मास परसेंटेज पता करनी हो चाहे सॉल्वेंट की, उसका मेथड हमने यहाँ पर देखना है. उसकी डेफिनेशन हम बाद में करेंगे. फर्स्ट क्या करेंगे, उसका मैथमेटिकल एग्जाम्पल करेंगे. ठीक है, फर्स्ट इज़ मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट. कोई भी हमने कंपोनेंट यूज़ किया, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट अगर हम यूज़ करेंगे उसको पता करने के लिए अगर उन्होंने पूछा है मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, मान लो कि कंपोनेंट उन्होंने पूछा है सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास हम ऊपर लेंगे रेशियो में, नीचे रेशियो में क्या लेना है हमने, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ओके, सॉरी 1000, यहाँ पर 1000 आएगा. ठीक है,
अगर मास परसेंटेज ऑफ ए पता करना है तो इसका मतलब आपने मास ऑफ ए को ऊपर लेना है और नीचे टोटल लेना है। टोटल मतलब अगर दो कंपोनेंट हैं ए और बी तो उसको प्लस करेंगे दोनों के मास को, तो वो हमारे पास आ जाएगा फॉर द सोल्यूशन। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए। अगर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए पता करना है तो इसका मतलब ए की वॉल्यूम हम ऊपर लेंगे और टोटल सोल्यूशन की वॉल्यूम नीचे लेंगे इंटू 1000। यहाँ पर 1000 आएगा, ठीक है, सॉरी 100 आएगा, यहाँ पर 100 ही आएगा। नेक्स्ट वन इज़ पार्ट्स पर मिलियन। ऊपर हमने परसेंटेज पता करनी थी, इसके लिए हमने 100 यूज़ किया। सेकंड में क्या करना है, पार्ट्स पर मिलियन यूज़ करना है, तो इसके लिए हमने सेम मेथड में यहाँ पर 10⁶ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि पार्ट्स पर मिलियन के लिए 10⁶ यूज़ करेंगे यहाँ पर। इसका एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है इसमें, इफ़ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज डिजॉल्व इन 500 ml। अगर ऑक्सैलिक एसिड ये सॉल्यूट है, ठीक है, वो 11 ग्राम दिया है, हमने इसको 500 ml एक हमारे सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व किया जिसकी डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml होगी। तो इसका हमने मास परसेंटेज पता करनी है ऑक्सैलिक एसिड की। ये हम कैसे पता करेंगे, द वन मोर थिंग इज़ डेंसिटी हमें गिवन है, मास हम कैसे पता करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम भी हमारे पास गिवन है, दैट इज़ 500 ml। मास हमने पता करना है, तो मास पता करने के लिए हमने वॉल्यूम को डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास 550 ग्राम आ जाएगा आंसर। मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दैट इज़ गिवन 11 ग्राम। सो इससे हम मास परसेंटेज पता कर सकते हैं, वही मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करके, तो 2% हमारे पास आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे, मोलैरिटी जो होगी वो हम लिक्विड के ही यूज़ करेंगे, कभी भी इसको हमने सॉलिड स्टेट्स वाली चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करना। मोलैरिटी पता करने के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट को रेशियो के ऊपर लेना है, न्यूमरेटर में लेना है, डिनोमिनेटर में हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन लीटर। अगर इसको हम ml में यूज़ करते हैं तो इनके साथ 100 भी लगाना पड़ेगा। जब हम लीटर में यूज़ करते हैं तो 1000 नहीं यूज़ करना। अगर हम इसको सोल्यूशन को ml में यूज़ करेंगे तो इसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को। अगर आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होता तो मोल्स ऑफ सोल्यूट पहले पता करना पड़ेगा, कैसे, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल है वो हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका हमारे पास मास गिवन है सोल्यूट का, मोलर मास गिवन है, दिस इज़ डिजॉल्व इन वाटर, सॉल्वेंट जो है वाटर है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया है। ठीक है, तो सोल्यूशन जो हमारे पास बनेगा इसका वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, एज इट इज़ सेम इक्वेशन यूज़ करके हम इसकी मोलैरिटी पता करेंगे। तो ये आप खुद आप करके देखो इसका कितना आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी जो होगी थोड़ा सा डिफरेंस है मोलैरिटी से। कैसे कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हम ग्राम और किलोग्राम में इसको यूज़ करेंगे, नॉट इन वॉल्यूम। तो इसका हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। ओके, नीचे हमने इसके डिनोमिनेटर में क्या यूज़ करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर आपने किलोग्राम में नहीं यूज़ करना, ग्राम में यूज़ करना है, तो ग्राम में लिखने के बाद इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास मोल्स नहीं है तो सेम एज इट इज़ मोलैरिटी, आपने मास ओवर मोलर मास यहाँ पर पता करने होंगे, फिर इसको मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1000। ओके, इसका न्यूमेरिकल है ये, आप एक बार चेक करो कि इसमें इथेनॉइक एसिड जो है उसका मास गिवन है, इसको हमने बेंजीन में डिसॉल्व किया जिसका मास 75 ग्राम है। तो इसकी हमने मोलैरिटी यूज़ करनी है, तो कैसे करेंगे, इसके हमारे पास मोलर मास हमने कैलकुलेट किया 60 ग्राम पर मोल आएगा।
मोल्स क्या हो गए वो हमने कैलकुलेट करके पता किया। यहाँ पर मास ऑफ बेंजीन इज गिवन एंड मोलैलिटी ऑफ इथेनॉइक एसिड विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन। सो वी विल कैलकुलेट दिस। ठीक है, तो हमारे पास 0.556 मोलर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ अ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में पता करने होते हैं। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, चाहे आप ए का पता करना चाहो चाहे आप बी का पता करना चाहो, अगर आपने ए का पता करना है तो आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर आपने टोटल वॉल्यूम पता है तो उसे आप नीचे यूज़ करेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला होगा। तो इसके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए अगर आप सॉल्यूट मान लो कि एक्स से आपने यूज़ किया तो इसके लिए फॉर्मूला होगा Na/Na+Nb। ये है फॉर द टोटल सोल्यूशन। और सॉल्वेंट के लिए XB, तो Nb आपने नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लेने हैं, टोटल नीचे लेने हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़, अगर आपने सम किया मोल फ्रैक्शन का तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। मतलब किसी भी सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन यूनिटी के इक्वल होता है। सो द नेक्स्ट वन इज़ नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी में क्या होगा, द नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब नॉर्मेलिटी जो होती है वो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्वलेंट ऑफ सोल्यूट, हमेशा आपने सॉल्यूट ऊपर लेना है या फिर जिसका आपने पता करना है। फॉर मोलैरिटी हो गई, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी, इसमें आपने हमेशा सॉल्यूट के ही कंपोनेंट्स या फिर उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इक्वलेंट्स पता करने हैं। नीचे हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो इसका सेम एज इट इज़ आप फॉर्मूला देखिए। अगर आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट नहीं है तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पर, इनटू थाउजेंड्स दूर करें अगर आप ml में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो इसमें सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स की बात करें कि जो सॉलिड्स हैं अगर उनको हम लिक्विड में डिज़ोल्व करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या रिजल्ट लेकर आएगी। सबसे पहले क्या होगा, डिसोल्यूशन। अगर कोई भी सॉलिड किसी सॉल्यूशन में ऐड किया जा रहा है, सो जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व होगा क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं इनटू द लिक्विड, उसमें लिक्विड में क्या होता है, इंक्रीज़ कर रहे हैं, सॉल्यूशन में इंक्रीज़ कर रहे हैं। जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे उतनी उनकी सॉल्यूबल होने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। नेक्स्ट इज़ ए क्रिस्टलाइजेशन। कुछ सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में होने के बाद डिज़ोल्व करना बंद कर देते हैं, तो वो प्रेसिपिटेट होने शुरू हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। कोई भी सोल्यूशन, अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अभी एक लिमिट है कि उसमें किसी लिक्विड में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट अभी डिसॉल्व होने बंद हो गए। ठीक है, किसी लिक्विड किसी भी गिवन कंडीशन में, और उसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर यूज़ कर रहे हैं तो भी उतने ही ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल जो हैं वे मिक्स नहीं हो रहे, तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होंगे, अ सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अगर हम सेम टेम्परेचर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं डिसॉल्व हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सो सॉल्युबिलिटी एक नेक्स्ट टर्म है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ सॉलिड हमारे पास है, मान लो कि शुगर, अगर उसको हमने 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मतलब कि वाटर में मिक्स किया एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे वो मिक्स हो रहा है, तो वो हमें क्या देगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्योंकि वो सोल्यूशन किसी भी एक पर्टिकुलर लिमिट पे जाकर डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। फैक्टर्स क्या हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करें। फर्स्ट पॉइंट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि हम कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हैं। अगर सॉल्वेंट पोलर है एंड जो सॉल्यूट है वो भी पोलर है
तो वो सोल्यूशन क्या बनाएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक सोल्यूशन, तो उसमें मिक्स होने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ आयनिक हो, ठीक है, वो क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है, बिकॉज अगर हम सिमिलर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन उसकी बात करें वो उसमें होती हैं और बाद में वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व हो सकते हैं। अगर हम नॉन पोलर सॉल्यूट की बात करें तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही मिक्स होंगी। फॉर एग्जांपल बेंजीन, ईथर एंड CCl4, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट होते हैं, ये आपस में तभी मिक्स होंगे जब ये नॉन पोलर होंगे। द नेक्स्ट वन आर्टिकल इज पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देयर इज़ 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप के ट्रेंड्स हैं। फर्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मान लो कि हमने कोई सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड और शुगर हमने वाटर में मिक्स किया, एक लिमिट में जाकर वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, तो वो किस कंडीशन में दोबारा से डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा, जब हम उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमने 3 ये सॉल्यूट्स लिए, तो उसमें ये ग्राफ शो कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के, कि जब हम किसी का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ करें तो फर्स्ट क्या होगा, जो सोडियम क्लोराइड है इसका ये लेवल रहेगा, ठीक है, वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगा उसके डिज़ोल्व। अगर हम KCl की बात करें तो वो टेम्परेचर के साथ अपनी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। देन KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो टेम्परेचर के साथ अपनी सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। सो ऐसे ही हमारे पास एक और ग्राफ है, वो आप स्टडी करो। द P पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकेंड केस क्या है कि कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के बाद भी डिक्रीज़ होती है, ये ऑपोजिट हो गया केस। इसमें क्या होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जब मिक्स होंगे तो वो सॉल्यूशन तो बनाएंगे, साथ ही साथ में वो हीट भी प्रोड्यूस करेंगे, तो उसे हम कहते हैं, उसकी डेल्टा H वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या था, ऊपर वाली में क्या था, वो पॉजिटिव दे रहे थे डेल्टा H की वैल्यू, क्योंकि वो एंडोथर्मिक होते थे। द थर्ड वन पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर सॉल्युबिलिटी के ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएं उस सॉल्यूशन पे, तो उसमें क्या होगा, जो वेपर होते हैं वो दोबारा से लिक्विड में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब कि उसमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। तो इसमें क्या होगा, अगर लिक्विड में गैस को डिज़ोल्व करना है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ गैस दैट कैन डिज़ोल्व इन फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू फॉर्म द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। तो एक पर्टिकुलर हमने वॉल्यूम लिया, उसको हमें डिज़ोल्व करना है गैस का वॉल्यूम लिक्विड में, तो उसके डिफरेंट फैक्टर्स क्या होंगे, नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट। मान लो कि हमने गैसेस ली, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हीलियम, उसको हमने वाटर में डिज़ोल्व करना है, तो वो बहुत कम एक्सेंट में डिज़ोल्व होंगे। बट कुछ गैसेस होती हैं, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl, ये बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्युबल होती हैं लिक्विड में, ठीक है। द नेक्स्ट वन पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी, तो ये सेकंड केस है। इसमें जो गैस जब सॉल्वेंट के साथ मिक्स होगी तो वो सॉल्यूशन तो बनाएगी, लेकिन वो साथ में हीट भी निकालेगी। इसका मतलब जैसे जैसे हीट इंक्रीज़ करेंगे वो हीट निकालती जाएगी, डिज़ोल्व नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज़ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जैसे जैसे हम गैस में सपोज करो कि हमारे पास लिक्विड में गैस डिज़ोल्व है, हम करना चाहते हैं, उस पर हमने वेट थोड़ा कम डाला है, लेकिन सेकंड केस में हमने 2 वेट यूज़ किए, उतनी ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो उतनी ज़्यादा जो पार्टिकल हैं गैस के वो उतने ही ज़्यादा लिक्विड में डिज़ोल्व होंगे। सो इसमें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है, हेनरीज लॉ। ये हमें क्या शो करता है कि जितनी ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे गैस के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ गैस पार्टिकल लिक्विड में डिज़ोल्व होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट यूज़ किया अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, m = K/P। तो हेनरीज लॉ की हमारी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं। फर्स्ट वन इज़
इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जैसे कि हम सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करते हैं, बियर यूज़ करते हैं, वाइन यूज़ करते हैं, तो उसमें क्योंकि इस कोल्ड ड्रिंक में, कोका कोला में हम देखते हैं कि जब हम उसका ढक्कन निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, बिल्कुल लेदर सी बनाकर वो बाहर निकलता है विद गैस। वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो प्रेशराइज करके बॉटल में डाली गई होती है। सेकेंड एप्लीकेशन इज़ इन डीप सी डाइविंग, स्क्यूबा डाइविंग। इसमें क्या होता है, जब कोई डाइवर जो होता है बहुत डीप सी में डाइव करने जाता है, तो उसके ब्लड में क्या होगा, नाइट्रोजन, उसके सिलेंडर साथ में लेके जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर। वहाँ पर पहले क्या यूज़ करते थे, सिलेंडर में नाइट्रोजन भी साथ में यूज़ करते थे ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही वो नीचे जाता था तो वहाँ पर प्रेशर जो होता था बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता था, ठीक है। तो उसका ब्लड क्या होता है, ब्लड में बबल्स फॉर्म होने शुरू हो जाते थे। जैसे ही वो ऊपर आता था डाइवर, तो नाइट्रोजन उसके ब्लड में क्लॉट्स बनकर बहुत ज़्यादा मिक्स होने लग जाती थी, जिसके साथ उसको बहुत ज़्यादा डेंजरस उसकी हेल्थ हो जाती थी, ठीक है। तो वहाँ पर बदल क्या किया गया कि नाइट्रोजन की जगह पर अब हीलियम यूज़ करते हैं, जो कि इस सारी इफ़ेक्ट से परे है, मतलब उसके साथ कोई भी उसको हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एट हाई एल्टीट्यूड। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, जो ग्राउंड लेवल से, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड में कंसनट्रेशन उसकी बहुत लो हो जाती है, तो वीकनेस बहुत आ जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ इन फंक्शन ऑफ लंग्स। जैसे हम स्क्यूबा डाइविंग की बात करें तो उसमें भी इसका प्रेशर क्योंकि बहुत कम होने लग जाता है, तो ये एप्लीकेशन किसकी हुई, हेनरीज लॉ की। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, सेकंड इज़ इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। फर्स्ट इज़ इसमें क्या होगा कि सेम टाइप के एटम होते हैं डिफरेंट मेटल्स के या डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स के, तो उसके मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे कि ये जो काफ़ी कम वाले पार्टिकल हैं ये सॉल्यूट के होंगे, जो मैंने डार्क किए हैं, जो हॉलो हैं, जो वाइट कलर के हैं, वो सॉल्वेंट के होंगे। सॉल्वेंट क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में है तो ये एक सॉल्यूशन बनाएगा, इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल में क्या होता है कि सेम टाइप के होते हैं, वो सेम साइज़ के होते हैं, डिफरेंट टाइप वाले कंपोनेंट के पार्टिकल जो होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, वो इंटरस्टिशियल साइट्स से ही वो अपनी जगह बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। इसमें जो वेपर प्रेशर की बात करें, वेपर प्रेशर क्या होगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। प्रेशर जो वेपर से बनाया जाए, मतलब कि लिक्विड है उसको हमने ढक कर रखा है, वेपर जो बनते हैं वो उस बीकर की या उस बर्तन की स्पेस में बनते हैं जो लिक्विड से ही निकलते हैं, वो कितना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ लिक्विड ये आप देख सकते हैं, हम पहले कुछ पढ़ चुके हैं इसका, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, हेरोल्ड्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। हेरोल्ड्स लॉ जो होता है फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट्स क्या होंगे, जो वेपर बनाएंगे, तो इसमें हेरोल्ड्स लॉ हमारे पास कैसे अप्लाई होगा, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सोल्यूशन। मतलब कि हमारे पास मान लो कि PA है, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर उसका पार्शियल वेपर प्रेशर जो है किसी भी एक कंपोनेंट का, वो किसके इक्वल होगा, PA0 इंटू XE। तो PA0 हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ A, एंड XE क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास सेकेंड इक्वेशन भी होगी, PB इज इक्वल टू PB0 इंटू XB। सो इससे हम क्या करेंगे कि हमारे पास अगर डाल्टन लॉ की बात करें तो ये पार्शियल प्रेशर के इक्वेशन क्या बनाएगा, P इज इक्वल टू PA प्लस PB, मतलब कि पार्शियल प्रेशर है फॉर सोल्यूशन, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो PA एंड PB की हमने इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर लेंगे, ठीक है। तो उसकी हमने वैल्यूज़ पुट कर ली,
तो हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम एक्स ए की जगह पर यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पर वैल्यू हमने पुट कर दी, हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर नंबर ज़रूर लिख लें। इसके कंक्लूजन क्या आएंगे कि रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ इक्वेशंस आ गई। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये आपने याद करनी है, इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें वेपर प्रेशर जो कंपोनेंट के हैं वो हमारे पास लीनियर फंक्शन देंगे अपने मोल फ्रैक्शंस के। जब मान लो कि हमारे पास एक्स ए जो है हमने उसे 1 मान लिया। ठीक है, तो अगर हमने इक्वेशन में पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए की जगह पर हमने 1 यूज़ कर लिया तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, पी ए नॉट। मतलब कि अगर हमने पी ए की वैल्यू 1 पुट की तो ऑब्वियस ये बात है कि वहाँ पर पी एक्स बी की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो पी ए नॉट जो है वो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ऐसे हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। सेकंड केस में क्या करना है कि सेकंड केस में एक्स बी को हमने 1 मानना है, एक्स ए को 0 मानना है, तो उसकी पी बी नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का ऐसे कर्व देगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास नेक्स्ट केस जो है वो थोड़ा सा ऑपोजिट होगा फॉर द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। अगर मान लो कोई बीकर है, उसमें हमने लिक्विड यूज़ किया। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या था, वॉलेटाइल सॉल्यूट हमने यूज़ किया, मतलब उसमें जो सॉल्यूट था वो भी लिक्विड था, वो भी प्रेशर बनाने में अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकता था। लेकिन जो ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है इसमें क्या होगा, बीकर में हमने लिक्विड यूज़ किया। ठीक है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट की वो लिक्विड नहीं होते, वो सॉलिड होते हैं, वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं। यहाँ पर ये प्रेशर जो बनेगा जिन वेपर का बनेगा वो सिर्फ सॉल्यूट के ही वेपर का बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इस केस में पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए एक्स ए सॉरी। ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कंडीशंस आ जाएंगी। हमने क्या किया, रीअरेंज किया। इस इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद हमें पता है कि जो पी बी जो है पी बी नॉट दिस इज़ फॉर द सॉल्यूट, बट जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वॉलेटाइल होगा, वो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर में अपनी कंट्रीब्यूशन देगा ही नहीं। ठीक है, तो वो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी, ये वाली, इसको हमने रीअरेंज किया। सो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन दोनों साइड को हमने 1 के साथ माइनस कर लिया, 1 माइनस एक्स ए। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ये आपने याद करनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, सो इन दोनों के साथ ही हमने क्या करना है, आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन के डिफरेंस लेना है, वो हम पढ़ चुके हैं। एक बार आप इसे अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो ये आप नोट्स कॉपी भी कर सकते हो। इस नोट्स को अच्छे से करना, ये काफ़ी आपके हेल्पफुल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे।